प्रिय मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन है। तो थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था कोई नई नहीं है। वैदिक काल से ये व्यवस्था इस देश में चलती आ रही है। वैदिक काल में पंचों को परमेश्वर माना जाता था, यानी कि उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था। हम पहले थोड़ा ये जान लें कि ये व्यवस्था किस काल में किस रूप में रही है। पंचायती राज व्यवस्था को आप स्थानीय स्वशासन भी बोल सकते हैं। भारत के हर कालखंड में किसी न किसी रूप में पंचायती राज की व्यवस्था के निशान मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में इसका वर्णन किस तरह से किया गया है। तो ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। इतिहास के प्रोफेसर राकेश शर्मा कहते हैं कि वैदिक युग में हमें पंचायतन का वर्णन मिलता है। पंचायतन में 5 सदस्यों का एक समूह होता था। इस समूह में आध्यात्मिक एवं धार्मिक व्यक्ति का होना आवश्यक होता था। ऋग्वेद में हमें सभा समितियों का वर्णन मिलता है। रामायण महाभारत काल में उर जनपदों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय निकायों का वर्णन मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी। मौर्य काल के समय कौटिल्य, यानी जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, के अर्थशास्त्र में अलग अलग गांवों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक गांव का मुखिया ग्रामीक होता था। ग्रामीक सभी सार्वजनिक कामों को करता था। मौर्य काल के समय पंचायती राज व्यवस्था में सरकार यानी राज दरबार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। पंचमंडली का वर्णन भी गुप्त काल में आता है। पंचमंडली के हाथ में ही पूरे गांव का प्रशासन होता था। तो हम लोग देख लेते हैं कि चोल वंश में पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी। चोल वंश, जिसका टाइम पीरियड 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था। चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। चोल वंश के समय ग्रामीण गांव का स्वशासन स्वयं देखते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता था। चोल वंश के प्राप्त अभिलेख उक्त मेरु में स्थानीय समितियों का व्यापक वर्णन मिलता है। उक्त मेरु का टाइम पीरियड है 919 से 929 ईस्वी, 919 टू 929 एडी। चोल वंश में 3 प्रकार के निकायों की व्यवस्था की गई थी। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा के नाम से जानी जाती थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि देवभूमि में देव पंचायतें कैसी थी। बात अगर देवभूमि हिमाचल की करें तो यहाँ राजा महाराजाओं के समय से पहले ही देव समाज पंचायत के रूप में काम करता आ रहा है। पूरा गांव किसी भी घरेलू झगड़े, जमीनी विवाद या सड़क, शिक्षा, पानी की समस्या का निपटारा देवता के सामने करता था। आज भी ये परंपरा जीवित है। कुल्लू का मलाड़ा गांव में कई साल से द्विसदनीय शासन प्रणाली चली आ रही है। इसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी राज में पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी। स्थानीय स्वशासन की जो परंपरा भारत में चली आ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इनका वजूद धुंधला सा होने लगा। ईस्ट इंडिया के शासनकाल में ही 1687 में मद्रास नगर निगम और 1726 में कलकत्ता और इसके बाद बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। 1880 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर लगी पाबंदियों को हटाने का प्रयास शुरू किया। रिपन के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन अधिनियम। 1883 से 1885 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किए गए और 1884 के मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम के अनुसार स्थानीय संस्थानों को बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य संबंधी काम सौंप दिए गए। ऐसे ही अधिनियम पंजाब और बंगाल में भी बनाए गए। इसके साथ ही इन्हें कुछ वित्तीय अधिकार भी दिए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के लगभग सभी शहरों में नगर निगम
प्रशासन की मौजूदगी हो गई थी। समय के साथ साथ स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था और इसके ढांचे में बदलाव होते गए। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, वैदिक काल में पंचों को परमेश्वर माना जाता था। इसके बाद इतिहास के प्रोफेसर राकेश शर्मा कहते हैं कि वैदिक युग में हमें पंचायतन का वर्णन मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेद में हमें सभा समितियों का वर्णन मिलता है। रामायण महाभारत काल में उर जनपदों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय निकायों का वर्णन मिलता है। इसके बाद मौर्य काल में प्रत्येक गांव का मुखिया ग्रामीण होता था। पंचमंडली का वर्णन भी गुप्त काल में आता है। चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, इस बात को ध्यान रखना है। चोल वंश का टाइम पीरियड 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था। चोल वंश के प्राप्त अभिलेख उक्त मेरु 919 से 929 ईस्वी का टाइम पीरियड है, में स्थानीय समितियों का व्यापक वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, चोल वंश के प्राप्त अभिलेख उक्त मेरु में स्थानीय समितियों का व्यापक वर्णन मिलता है। चोल वंश में 3 प्रकार के निकायों की व्यवस्था की गई थी। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का कुल्लू का मलाड़ा गांव में कई सालों से द्विसदनीय शासन प्रणाली चली आ रही है। इसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी राज में हमें ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया के शासनकाल में ही 1687 में मद्रास नगर निगम और 1726 में कलकत्ता और इसके बाद बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। 1880 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर लगी पाबंदियों को हटाने का प्रयास शुरू किया। रिपन के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। इसके बाद स्थानीय स्वशासन अधिनियम में महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान रखने योग्य है वो है 1883 से 1885 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किए गए और 1884 के मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम के अनुसार स्थानीय संस्थानों को बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य संबंधी काम सौंप दिए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के लगभग सभी शहरों में नगर निगम प्रशासन की मौजूदगी हो गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का भारत में किस तरह से उद्भव हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें यानी संविधान के भाग को देखें तो संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पहले भाग 8 ही था, 9वां भाग बाद में जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है देखिए, जो आपका पंचायती राज व्यवस्था होती है वो 3 स्तर पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था तीसरा स्तर है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, उससे छोटी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखने योग्य है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही था, फिर बाद में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन, इसको फिर देखिए आगे 3 भागों में, फिर से इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है।